पढ़ने जा रहे हैं बोहर का एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल फेल होने के पीछे क्या कारण था, जैसे लास्ट क्लास में हमने देखा था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअस न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है, लेकिन अगर कोई पार्टिकल एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा, खर्च करेगा। एक समय ऐसा आएगा जब उसके पास एनर्जी बचेगा ही नहीं और वो न्यूक्लियस के साथ कोलैप्स कर जाएगा। तो ऐसा तो नहीं होता है, नेचुरल इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअस चक्कर लगाते रहता है। तो इस चीज को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए, है ना। सेकंड चीज, वो एमिशन लाइन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है। एमिशन लाइन स्पेक्ट्रा क्या होता है, आगे डिटेल में हम इसको देखने वाले हैं। तो बेटा बोहर का एटॉमिक मॉडल क्या था, ध्यान से समझो। फटाफट लिखते चलो इसका। देखो इसमें अगर तुम लोग चाहो ना, अगर तुम लोग भूल जाओ तो बोहर का एटॉमिक मॉडल में रदरफोर्ड का जो मेन पोस्टुलेट था ना, उसको एज इट इज तुम लोग छाप सकते हो। क्योंकि बोहर जो था ना वो रदरफोर्ड का स्टूडेंट था, तो अपना टीचर का रिस्पेक्ट को बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया, अपने पूरे पॉइंट्स एज इट इज उनका लिख दिया, रदरफोर्ड का अपना भी कुछ कुछ पॉइंट्स दिया। समझो उस चीज को। इन्होंने क्या कहा कि अगर एक इलेक्ट्रॉन, ध्यान से समझना, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके चारों तरफ कौन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ना। कौन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का कुछ एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए। क्या होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का, एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए। ये एंगुलर मोमेंटम जो होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है m × v × r। ध्यान से सुनो, बाद में कॉपी कर लोगे, पहले समझ लो इसको, क्योंकि अब मैं जितने भी फॉर्मूला लिखने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटा मास है मास, m है मास, v है वेलोसिटी, r जो है रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। ये इक्वल होता है इंटीजर मल्टीपल ऑफ h/2π। इसको हमेशा याद रखोगे। बोहर ने क्या कहा कि अगर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो इंटीजर मल्टीपल, मतलब n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 1, सेकेंड ऑर्बिट के लिए 2, थर्ड ऑर्बिट के लिए 3 एंड डॉट 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 सो ऑन। ये h/2π के बराबर होता है। क्लियर। जहां पे h क्या है बेटा, प्लैंक्स कांस्टेंट। h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू तुम लोगों को पता है 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड, है ना। तो ये था इनका अपना कुछ पॉइंट्स, तो तुम चाहो तो लिख सकते हो। रदरफोर्ड का भी लिख देना और इनका भी लिख देना ये, ठीक है। तो ये इनके अनुसार क्या था कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम होता है जो कि बराबर होता है nh/2π का, ठीक है। अब जो कुछ लिमिटेशंस था तुम लोग को याद होगा रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में, कि वो नहीं एक्सप्लेन कर पाया कि क्यों इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमता रहता है, इवन वो एनर्जी रिलीज करता रहता है, क्योंकि वो एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है तो वो एनर्जी रिलीज करेगा। एक समय ऐसा आएगा जब वो न्यूक्लियस के साथ कोलैप्स कर जाएगा, बट ऐसा होता नहीं। तो इस चीज को रदरफोर्ड ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। बेटा ध्यान से सुनोगे। उन्होंने ये कहा कि अगर एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है तो ये इसका नेचुरल स्टेट है, ये इसका ग्राउंड स्टेट है। मतलब नेचर में, बाय नेचर इलेक्ट्रॉन को जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए बनाया गया है, वो उसमें जब रिवॉल्व करेगा ना तो वो कुछ एनर्जी रिलीज नहीं करता है। जब उनको बोला गया ऐसा क्यों, तो बोलता है कि नहीं ये नेचर है। जवाब भी उन्होंने ऐसा ही दिया। बाय नेचर अगर एक एटम के अंदर मान लो ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है, तो ये जब इस फर्स्ट ऑर्बिट में घूमेगा ना तो ये कोई एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, ना ये एब्जॉर्ब करेगा, ये कोई एनर्जी खर्चा नहीं करेगा, ये आराम से घूमते रहेगा। ये एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब तभी करेगा जब ये अपना ऑर्बिट को चेंज करेगा। मान लो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जाता है, तब वो एनर्जी को गेन करेगा। सेकंड से फर्स्ट ऑर्बिट में आता है तो एनर्जी को रिलीज करेगा। लेकिन बाय नेचर वो जिस ऑर्बिट में घूम रहा है वो अपना कभी एनर्जी लॉस नहीं करेगा। क्लियर। तो उन्होंने ऐसे समझाया था कि इलेक्ट्रॉन्स, अब लिखो इसको, इन इट्स नेचुरल ऑर्बिट डज नॉट absorb or loss any energy। absorb और loss, ना तो absorb करता है ना loss करता है, वो सिंपल अपना रोटेट करते रहेगा। समझ में आया ये चीज?
हाँ, और एक चीज बेटा जो तुम लोग इसका लिख सकते हो, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो सर्कल में मूव करने के लिए तुम्हें पता है कौन सा फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। और यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड कर रहा है ना बेटा। ये इलेक्ट्रॉन है, मान लो इसका एटॉमिक नंबर है Z, तो टोटल चार्ज हो गया Z इंटू E, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है E, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा बोलो, K ZE इंटू E अपॉन R स्क्वायर। ये डिस्टेंस R है, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है बेटा mv स्क्वायर अपॉन R। तो इसको इनबॉक्स कर लेना, ये आगे चल के बहुत काम आने वाला है ये फॉर्मूला। इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स जो मिल रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से मिल रहा है। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन का साइन क्यों नहीं पुट किया चार्ज पे, क्योंकि हम फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं बस मैग्नीट्यूड, ठीक है। फोर्स वेक्टर भी होता है, तुम्हें पता होगा। समझ में आ गया। तो थर्ड पॉइंट लिखोगे बेटा, इन डूइंग सर्कुलर मोशन, इन डूइंग सर्कुलर मोशन electrostatic force between electron and nucleus provides the required centripetal force। क्लियर। ये कुछ बेटा मेन पॉइंट्स, ये मत भूलना लिखना। एक इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो NH/2π के बराबर होता है, जहां पे n जो है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है। जैसे मान लो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए कर रहे हो तो n की जगह 1 पुट करोगे, सेकंड ऑर्बिट तो n की जगह 2 पुट करोगे, थर्ड ऑर्बिट n की जगह 3 पुट करोगे। समझ में आ गया। हाँ, तो ये बोहर का एटॉमिक मॉडल का कुछ मेन पोस्टुलेट्स था, ठीक है। समझ में आ गया। बट इनके भी ड्रॉबैक्स हैं, इनके भी लिमिटेशंस हैं। ये थ्योरी भी फेल हो गया। क्यों फेल हुआ अभी मैं बता रहा हूं, ठीक है। ये क्लियर हो गया तुम लोग को इतना, इसमें कोई डाउट है बोलो, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसके ऊपर फोर्स काम कर रहा है, फोर्स के कारण उसके ऊपर एक्सेलरेशन है, बट वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता क्योंकि वो अपने नेचुरल ऑर्बिट में है। एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी तभी रिलीज या एब्जॉर्ब करेगा जब वो अपना ऑर्बिट को चेंज करेगा, दैट्स इट, ठीक है। हाँ, तो वो क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए बेटा, हम इन शॉर्ट बता दे, वो ये चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ये तुम लोग जो लिख रहे हो ना फर्स्ट वाला, उन्होंने बस अपना हाइपोथेसिस दे दिया था, बता दिया था कि ये होता है, बट क्यों होता है, कैसे होता है, डिराइव तो करो। एंगुलर मोमेंटम बराबर NH/2π, कैसे, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है। तो बेटा हमारा अगला टॉपिक जो होने वाला है, हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि इलेक्ट्रॉन का, हाँ, इस ऑर्बिट को बेटा हम स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। हाँ बोलो। और एक बात बता देना, ये लास्ट वाला। अच्छा, नेचुरल ऑर्बिट को एक और नाम लिख लो, तुम लोग किताब में ये वर्ड यूज होता है, स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी ऑर्बिट। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि इलेक्ट्रॉन का स्टेशनरी ऑर्बिट का रेडियस क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है तो इसका रेडियस कितना होगा, वेलोसिटी कितना होगा और टोटल एनर्जी कितना होगा, ये हम लोग कैलकुलेट करेगा, ठीक है। हाँ बोलो। थर्ड नंबर। देखो, थर्ड नंबर का मतलब ये हो गया, जैसे मान लो तुम एक पत्थर को रस्सी से बांध दो और हाथ से गोल गोल घुमाओ, तो कोई बॉडी जब सर्कुलर मोशन करता है ना तो उसके सेंटर की तरफ एक फोर्स काम करता है, इसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और जस्ट आउटवर्ड एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी काम करता है, इसको तुम लोगों ने फील किया होगा। मान लो तुम बस में जा रहे हो या मान लो तुम मैजिक गाड़ी में, कार में सफर कर रहे हो, मान लो गाड़ी वाला अचानक 7 टन ले लिया, एकदम ऐसे करके ऐसे घुमा दिया, तुम इस तरफ ना एक फोर्स फील करोगे आउटवर्ड डायरेक्शन में, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। तो वो पानी का बॉटल वाला जो, हाँ, तो वो गिर क्यों नहीं रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, क्योंकि आउटवर्ड भी एक फोर्स काम करता है और इनवर्ड जो फोर्स काम करता है होता है सेंट्रीपिटल, ठीक है। जैसे मान लो ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, सेंटर में चला, अंदर काम करेगा सेंट्रीपिटल, बाहर काम करेगा सेंट्रीफ्यूगल।